सहकारी संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण वांछनीय है क्या? इस विषय पर आज ई लेक्चर है और ये जो विषय पर अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में सवाल पूछा जाता है, इसलिए भी इस विषय पर पूरी जानकारी हमें होना आवश्यक है। और ये एमकॉम ईएफएम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए है। जिस पेपर में से ये विषय लिया गया है उसका नाम है कोऑपरेटिव सेक्टर मैनेजमेंट, संख्या 202। ये कंपलसरी पेपर है एमकॉम ईएफएम फाइनल के विद्यार्थियों का। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है। तो अपन प्रारंभ करते हैं। विषय का नाम है सहकारी संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण वांछनीय है क्या। इसको दो भागों में बांटकर समझा गया है। पहले में इसके पक्षकार जो हैं, जो मानते हैं कि सरकारी नियंत्रण या सरकारी सहयोग होना चाहिए, उनका तर्क को बताया गया है। और दूसरे में जो ऐसे विचारक हैं जो ये कहते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप या सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए सहकारी संस्थाओं के लिए, उनके पक्ष को भी इसमें रखा गया है। तो जैसा आप जानते ही हैं कि जो सहकारी आंदोलन है वो प्रारंभ इसलिए हुआ था कि दुर्बल व्यक्तियों की एक प्रकार से रक्षा हो सके, उनके हितों की रक्षा हो सके, इसलिए वो एकत्रित होकर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए कोई व्यापार को चलाते थे। इस तरीके से सहकारी आंदोलन की प्रारंभ हुआ। हमारे देश में खास तौर से जो रूढ़िवादिता है या अज्ञानता है लोगों में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, उस कारण वो अपना सारा जो जीवन है वो केवल रोटी कमाने के अंदर में लगाते हैं। तो इसलिए जो सहकारी संस्थाओं से जो लाभ होता है उनसे जुड़ने से, उससे वो अनभिज्ञ रहते हैं। तो सरकारी नियंत्रण या सरकारी सहयोग इसलिए ही जरूरी है कि उनको जागरूक करने के लिए। इसलिए जो ऐसे विचारक जो कहते हैं कि सहकारी सहयोग जरूरी है, वो क्या कहते हैं, सहकारी आंदोलन में राज हस्तक्षेप के पक्षपाती विचारकों का मानना है कि देश के नियोजित आर्थिक विकास, दुर्बल संस्थाओं की रक्षा एवं उन्नति तथा जनता की निष्पक्षता के कारण सहकारी संस्थाओं को संगठित करने में सरकार को अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके विपरीत कुछ विचारक सहकारी आंदोलन में राज हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते हैं। कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए सरकारी नियंत्रण, जबकि कुछ कहते हैं कि राज नियंत्रण भी होना चाहिए, लेकिन एक हद तक। उसमें क्या कहते हैं, कुछ विद्वान राज्य सहायता के पक्ष में हैं। उनका विचार है कि राज्य को केवल मार्गदर्शक, आर्थिक सहायता, निर्देशक एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण, कर्मचारियों में सहयोग देना चाहिए। दीर्घकाल में सहकारी समितियों को पारस्परिक सहायता एवं आत्मनिर्भरता की ओर स्वतंत्र रूप से अग्रसर होने देना चाहिए। यानी आत्मनिर्भरता की ओर उनको बढ़ते रहना चाहिए, दीर्घकाल में उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा मानते हैं। राज्य नियंत्रण के पक्ष में तर्क। पहला इसमें अपन ने लिया, धन के सदुपयोग के लिए उचित मार्गदर्शन आवश्यक है, क्योंकि इसमें गरीब वर्ग का धन लगा हुआ होता है, तो उस धन का उपयोग न्यायोचित होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार का मार्गदर्शन आवश्यक है। तो इसे राज्य नियंत्रण जरूरी है सहकारी संस्थाओं के उत्थान के लिए। अशिक्षित, अज्ञानी व रूढ़िवादी जनता को प्रेरित करने हेतु
जैसा आप जानते हैं कि जो सहकारी संस्थाओं से जुड़ने वाली जनता है उसमें अज्ञानता होती है, अशिक्षित होती है, रूढ़िवादिता होती है और पूरा जीवन भर वो अपना सारा जो दिमाग है वो रोजी रोटी कमाने में लगाते हैं। तो उन्हें जो सहकारी संस्थाओं से जुड़ने से लाभ होता है उसके बारे में वो अनभिज्ञ रहते हैं। तो उन्हें प्रेरित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। दुर्बल समितियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए, सहकारी जो समितियां हैं वो दुर्बल है, आर्थिक रूप से संबल नहीं है, तो उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए, उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए और कई ऐसी क्रियाएं, राज्य क्रियाएं हो सकती हैं जो कि जिनके लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है, जैसे कृषि सहकारिता, जैसे विपणन सहकारिता। तो उन्हें संबल प्रदान करने के लिए राज्य नियंत्रण जरूरी है। नैतिक समर्थन से प्रोत्साहन, जब राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता है सहकारी संस्थाओं में तो उससे नैतिक समर्थन मिलता है और नैतिक समर्थन से सहकारी आंदोलन में तेजी आती है। वैधानिक मान्यता के आधार पर संचालन, कोई भी आर्थिक जो संगठन है उसके वैधानिक नियम, वैधानिक मान्यताएं जरूरी है। तो एक विधान को बनाने के लिए और विधान को लागू करने के लिए राज्य का नियंत्रण जरूरी है। जब वैधानिक मान्यता मिलती है तो उसमें जनता का विश्वास बढ़ता है। तो जन विश्वास में वृद्धि करने के लिए सहकारिता में राज्य नियंत्रण आवश्यक है। लोकहित की सुरक्षा, जैसा आपको पता ही है कि ये जो सहकारी आंदोलन है वो इसमें लोकहित जुड़ा होता है, तो उसमें प्रयोग, धन का सही उपयोग हो, सुरक्षित रहे उनका हित, उसके लिए राज्य नियंत्रण जरूरी है। प्रबंध व्यवस्था, हमारे देश में सहकारिता में प्रबंध व्यवस्था का अभाव है क्योंकि उसमें धन का अभाव है और जो प्रबंधक है या कर्मचारी हैं उनमें प्रशिक्षण नहीं है। तो प्रबंध व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए राज्य नियंत्रण आवश्यक है। राज्य नियंत्रण के पक्ष में तर्क में आगे है जन सहयोग प्राप्त करना। कोई भी आंदोलन बिना जनता के सहयोग के आगे बढ़ नहीं सकता है और राज्य सहयोग जब होता है किसी भी आंदोलन में तो जनता का विश्वास उसके प्रति बढ़ता है। तो इसलिए राज्य नियंत्रण जरूरी है सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए। भावी विकास के लिए जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके भावी विकास के लिए समय समय पर अध्ययन दलों की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाती है, इसलिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। इसके अलावा विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। जो सहकारी संस्थाएं हैं उसमें जो कमियां पाई जाती है उसके लिए समय समय पर उनको दूर करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। साथ ही सरकारी समितियों की जांच के लिए अंकेक्षण, पर्यवेक्षक और निरीक्षक की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो अतः ये कहा जा सकता है कि राज्य नियंत्रण या राज्य सहयोग सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। राज्य नियंत्रण के विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं इसको भी अपन देख लेते हैं। पहला तर्क है ऐच्छिक स्वरूप की समाप्ति। जो सहकारी आंदोलन है उससे जुड़ने के लिए, सहकारी संस्था जुड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति जब चाहे जब ऐच्छिक रूप से उससे जुड़ सकता है और जब चाहे जब उसको छोड़ सकता है। तो ये जो भावना है इस स्वरूप की समाप्ति करता है राज्य नियंत्रण। इसलिए राज्य नियंत्रण के विपक्ष में यह तर्क दिया गया है। जनतांत्रिक प्रबंध
की समाप्ति होती है राज नियंत्रण से, क्योंकि सहकारी संस्थाएं जनतांत्रिक प्रबंध पर निर्भर करती है। उसमें जो प्रबंधक है, कर्मचारी है, वो चुन के आते हैं, लेकिन राज नियंत्रण अधिक होने के कारण बार बार हर चीज के लिए एक प्रकार से परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से, तो जनतांत्रिक जो प्रबंध व्यवस्था है वो इससे बाधित होती है। आत्मनिर्भरता की भावना का अंत। सहकारी संस्थाओं की प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता उनमें जरूरी है, लेकिन राज्य का अधिक सहयोग होने के कारण वो एकदम पंगु हो जाती है और आत्मनिर्भरता नहीं बन पाती है। इसलिए राज नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आगे सहकारिता भावना के स्थान पर सरकारी आंदोलन। यह इसके राज नियंत्रण के विपक्ष में तर्क दिया गया है कि इसमें सहकारिता की भावना खत्म होती है राज नियंत्रण के कारण, क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता है। तो ये सहकारिता आंदोलन न कह होकर सरकारी आंदोलन हो गया, मतलब सरकार एक तरीके से इसमें पूरा हस्तक्षेप होता है और अपने हिसाब से इसको चलाती है। सरकारी जो नियंत्रण है वो न्यायोचित बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि यह कहा जाता है कि सरकारी सहायता के बिना जो सहकारी आंदोलन है वो प्रगति नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन वो संस्थाएं प्रगति कर रही है, मतलब सरकारी नियंत्रण न्यायोचित नहीं है। आगे साधनों का दुरुपयोग। इन सहकारी संस्थाओं में कई ऐसे व्यक्ति जुड़ जाते हैं जो व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करते हैं अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण, तो उससे वो साधनों का दुरुपयोग करते हैं। बहुत सारे हमारे देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो सिर्फ कागजों में चल रही है, केवल उनके लिए पैसा एकत्रित किया जाता है और जो व्यक्तिगत हित है वो उनकी उस पर पूर्ति होती है। तो साधनों का इसमें दुरुपयोग होता है राज्य नियंत्रण के कारण। व्यापकता के कारण प्रभावी नियंत्रण में कठिनाई होती है, क्योंकि जो सहकारी आंदोलन है वो हर पूरे भारत में कोने कोने में फैला हुआ है, बहुत अधिक व्यापक है। तो उसको नियंत्रण करना, उसमें प्रत्येक संस्थाओं में साधन को पहुंचाना सरकार के एक प्रकार से जो है वो नियंत्रण के बाहर है व्यापकता के कारण। तो इसलिए राज्य नियंत्रण न्यायोचित है, राज्य का नियंत्रण संभव नहीं है। लाल फीता शाही, यानी क्योंकि प्रत्येक जो सहकारी संस्था है वो राज्य के अधीन होती है और उनमें कोई भी कार्रवाई बिना सरकार की अनुमति के नहीं होती है, तो उसके कारण कई बार बहुत अविलंब हो जाता है, बहुत समय लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ये जो है ये इसके विपक्ष में तर्क दिया गया है। जन आंदोलन ना होकर ये राज्य आंदोलन हो गया, मतलब ये जनता का आंदोलन नहीं है, जनता के लिए नहीं है, आम जन इसमें शामिल नहीं है, ये केवल राज्य आंदोलन है, राज्य चलाता है इसे और राज्य सरकार के द्वारा ये प्रायोजित है। विकेंद्रीकरण का उद्देश्य समाप्ति का इसमें खतरा है, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें विकेंद्रीकरण है, यानी केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय सरकार भी है, और पर इसका जो राज्य नियंत्रण है उसमें विकेंद्रीकरण का जो भावना है उसकी समाप्ति होती है। तो उसकी समाप्ति कारण इसके विपक्ष में यह तर्क दिया गया कि राज्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए प्रारंभ में राज्य नियंत्रण जरूरी है, यानी राज्य नियंत्रण प्रारंभ में होना चाहिए और एक अल्पकाल के बाद, यानी जब दीर्घकाल का समय प्रारंभ हो उस समय उनको आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के बाद उन पर राज्य का नियंत्रण जो नहीं होना चाहिए। और इसके पक्ष में सहकारी जो योजना समिति है उसने भी इसका जो है पक्ष लिया है कि एक समय के बाद दीर्घकाल में राज्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और उसी तरीके से अखिल भारतीय ग्रामीण साख जो सर्वेक्षण समिति है उसने भी इसका जो है वो समर्थन किया है। तो आपने ये ई लेक्चर देखा कि वास्तव में जो राज्य नियंत्रण है सहकारी संस्थाओं के लिए
वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना जो वांछनीय है, इसमें मैं समझता हूँ आपको पूरी तरह की जानकारी इसकी हो गई होगी। इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में सभी पहलुओं पर हमने बहुत कम समय के अंदर इसकी जानकारी जो है वो हासिल की। आप सभी विद्यार्थियों ने ये जो ई लेक्चर देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।